फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी भाषा का जो मॉडल है और उसकी विचारधारा। सामान्य तौर पर नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा तो होती है, लेकिन भाषण के अंदर जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, भाषा का जो मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैंने एक लेक्चर उसी पर दिया था, उसकी कड़ी में आगे की बातचीत में आपके सामने रखता हूं। अगर मुझे कहने का मौका दें आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को एक तरह से वक्तृता की क्रांति का नायक कह सकते हैं। वाचिक क्रांति पिछले 6 साल में की है उन्होंने। सामाजिक क्रांति नहीं की, धार्मिक क्रांति नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कोई हिंदू क्रांति नहीं की, सिर्फ वाचिक क्रांति की है। और वाचिक क्रांति के जरिए नरेंद्र मोदी ने घर घर नरेंद्र मोदी और उसके भाषणों को पहुंचा दिया है। इतनी सफलता के साथ में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी जनप्रियता हासिल नहीं की थी, ये बात तो अनडिस्प्यूटेड है। नेहरू जी 10 साल जेल में रहे स्वाधीनता आंदोलन में, बड़ी कुर्बानियां की। महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी इतने अनडिस्प्यूटेड जनप्रिय नहीं थे। आप लोगों से पूछिए, नरेंद्र मोदी के भाषण से जिस तरह लोग कन्विंस हैं और जिस तरह लट्टू हैं उस पर, उससे एक बात तो माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम ये जो दौर है विभिन्न किस्म की क्रांतियों का, उसमें वाचिक क्रांति करने का श्रेय निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को है। और ये जो वाचिक क्रांति है, इस वाचिक क्रांति के अपने तरीके हैं, इस सफलता के अपने तरीके हैं। हम में से अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी की इस वाचिक क्रांति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, नोटबंदी में बात कर रहे हैं, जीएसटी में बात कर, तमाम चीजों में बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की वाचिक क्रांति, वही नरेंद्र मोदी की सफलता और नरेंद्र मोदी की 300 से अधिक जो सीटें हैं पार्लियामेंट में, उसका जनाधार है। वही वाचिक क्रांति और कुछ नहीं है। और इस नरेंद्र मोदी की वाचिक क्रांति की जो धुरी है वो है अविवेकवाद। तो नरेंद्र मोदी ने जो सबसे सहज, सुगम, सुलभ, सरल जो भाषा, जो ऐसी कम्युनिकेटिव भाषा पैदा की जो कि सबकी समझ में आती है, वो ऐसी भाषा है जिसने के अनेक पॉपुलर नारे निर्मित किए हैं लोगों के बीच में वो। और इस वाचिक क्रांति और इसके द्वारा गढ़े गए मुहावरे या राजनीति का सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है, नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि वाचिक क्रांति के तो नायक है, लेकिन वे जो भाषण देते हैं, वे जो बात कहते हैं, कुछ समय के बाद वह बात इरेशनल लगने लगती है। नेहरू जी के साथ यह दिक्कत नहीं थी, मिसेस गांधी के साथ यह दिक्कत नहीं थी। नेहरू जी के जो भाषण हैं, जो कि 1952 में दिए गए, 1956 में दिए गए, 1960 में दिए गए, 1964 में दिए गए, नेहरू जी के जो भाषण हैं, वे भाषण आज भी अनेक मसलों पर सार्थक लगते हैं, रेशनल लगते हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, उसकी जो वाचिक क्रांति का जो जनाधार है पूरा का पूरा तैयार जिसने किया उन भाषणों ने, उन भाषणों की ब्यूटी है कि भाषण देने के बाद एक अवधि के बाद आपको वे भाषण इरेशनल लगने लगते हैं। आप किसी भी किस्म के रैशनल पैराडाइम पर, रैशनल मानकों के आधार पर नरेंद्र मोदी के भाषणों को एंजॉय नहीं कर सकते। आप स्वयं, आप चाहे नरेंद्र मोदी के कट्टर अनुयायी हो, आप किसी से पूछिए कि आपने नरेंद्र मोदी का जो भाषण नोटबंदी पर सुना, जिससे कि आप इतने गदगद थे और प्रभावित थे और उत्तेजित और उन्मादित थे, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप उसके वोटर और सपोर्टर हैं। वो भाषण क्या रैशनल था? क्या आप रैशनली उसे आज भी एक्सेप्ट करते हैं? जब लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो आप पलट के सवाल सिर्फ इतना कर दिए क्या काम कर रहे हैं, तो जवाब नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी के, यही उसकी इरेशनलिटी का सबसे बुनियादी कारण है। नरेंद्र मोदी के भाषण अगर रैशनल है और नरेंद्र मोदी की भाषण कला अगर रैशनलिटी का विकास करती है, तो ये भाषण बाद में भी अच्छे लगने चाहिए। आप लोगों को याद हो कुछ समय पहले, 2 साल से अधिक हो गया इस बात को, नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक कंपाइलेशन तैयार हुआ और वह रिलीज किया गया, और उसमें भाषण लेखक का नाम था किसी का, कोई नाम याद नहीं आ रहा। आप इंटरनेट पे जाइए, पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम दिया गया कि यह नरेंद्र मोदी के भाषण लिखता रहा है, उस व्यक्ति ने डिसोन किया कि मैंने कोई नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं लिखा। हिंदुस्तान में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ यह दुर्घटना नहीं घटी कि प्रधानमंत्री का कोई भाषण लेखक हो और वो प्रधानमंत्री के भाषणों की किताब जब पब्लिश हो तो वह डिसोन करे और कहे कि मेरा इस किताब से कोई संबंध नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का जो लैंग्वेज मॉडल है, जिसे अधिनायकवादी भाषिक मॉडल कह सकते हैं, इस अधिनायकवादी भाषिक मॉडल ने भाषिक क्रांति तो की है, लेकिन इस भाषिक क्रांति की ब्यूटी है कि ये भाषण देने के बाद कुछ अवधि के बाद ही ये भाषण इरेशनल लगने लगते हैं। और ये वो जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी को और उनके भाषणों को कायदे से देखा जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि नरेंद्र मोदी की क्या विचारधारा, तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी कोई विचारधारा नहीं है। ये बात दूसरी, हम बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, आरएसएस है, कॉर्पोरेट है, बुर्जुआ है, वगैरह वगैरह, लेकिन एसेंशियली नरेंद्र मोदी के भाषण अगर आप ध्यान से सुने, और नरेंद्र मोदी के सिर्फ भाषण, मैं भी एक्शन पर नहीं आ रहा हूं, भाषण ध्यान से सुने तो नरेंद्र मोदी कोई विचारधारा नहीं है। नरेंद्र मोदी गैस के चूल्हे की बात करते हैं, गैस के कनेक्शन की बात करते हैं, किसानों को 2000 रुपए पहुंचाने की बात करते हैं, वे तमाम किस्म की सब्सिडीज को खत्म करने की। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो खाली भाषण देते हैं। भाषण देना और भाषण के जरिए लोगों को इंगेज रखना, जिसे हम लोग कहते हैं ना भाषण में बमबारी। तो नरेंद्र मोदी ने वाचिक क्रांति के जरिए भाषणों की बमबारी की और बमबारी में लोगों को इंगेज किया है। और इस इंगेजमेंट में जो साधारण आदमी है वो इतनी बुरी तरह से उलझ गया है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। तो नरेंद्र मोदी के भाषणों पर विचार करते समय यह चीज हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के भाषण में विचारधारा उस तरह से नहीं होती जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स की होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषणों में भाषण जरूर होंगे, भाषण कला जरूर दिखाई देगी। और भाषण कला में एक तरह से वह जो एक सरल भाव है, एक कम्युनिकेटिव भाव है, बोधगम्य तरीके से बोलने की जो आदत है वो है उसमें। लेकिन उसकी धुरी क्या है? उसकी धुरी अविवेकवाद है, इरेशनल
इरेशनल थिंकिंग है। और नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो भाषण देते समय वे विचारधारा के बारे में आप नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसमें डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण कभी किसी रैशनल दिमाग को अपील क्यों नहीं करते? आपकी दिमाग की रैशनल फैकल्टी को अपील क्यों नहीं करते? मसलन नरेंद्र मोदी ने अभी तक किसान आंदोलन पर जो भाषण दिए हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उन्होंने मन की बात के जरिए बात की, और भी कई तरीके से बात की उन्होंने। आपको किसी भी भाषण में पता ही नहीं चलेगा कि नरेंद्र मोदी वो जो 3 बदनाम जो कृषि व्यापार संबंधी जो कानून है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन इस बात से असहमत होगा किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए? कौन इस बात से असहमत होगा किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए? कोई असहमत नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई काम की बात तो नहीं है। किसान तो उन कानूनों के बारे में आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कभी कानूनों पर कंसंट्रेट करके बोलते ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बातचीत क्रांति में स्पेसिफिक मुद्दा कभी सामने नहीं आता। तो नरेंद्र मोदी की जो बातचीत क्रांति है वो किस चीज को अपील सबसे ज्यादा करती है? वो उन लोगों को ज्यादा अपील करती है जो कि वक्तृता के लिए, वक्तृता की धारणा में विश्वास करते हैं। बोल रहा है, क्या भाषण दिया है, और ये जो भाषण है वे भाषण कहां जा रहे हैं लगातार, किसके दिमाग में जा रहे हैं? वे लगातार आपकी इरेशनल फैकल्टी को सबसे ज्यादा अपील कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत क्रांति के जरिए किस चीज को सबसे ज्यादा पुष्पित और पल्लवित किया हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में? एक शब्द है, अविवेकवाद, अविवेकवाद और अविवेकवाद। इरेशनल थिंकिंग, इरेशनल बिहेवियर, इरेशनल पॉलिटिक्स और इरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एक्ट। नरेंद्र मोदी कभी पलट के किसी भी रैशनल ग्राउंड पर खड़े होकर बात ही नहीं करते, और यह वो जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी की बातचीत क्रांति को देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के भाषण में एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब वो बोलते हैं तो बोलते समय वो बार बार डायलॉग की शैली में बात करते हैं। कालाधन पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं, तो जनता कहती है चोर पकड़े जाने चाहिए कि नहीं। तो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भीड़ के साथ में संवाद की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और इस भीड़ के साथ में संवाद की पद्धति का सबसे इफेक्टिव मेथड अगर किसी ने पूरी हिस्ट्री में सबसे इफेक्टिवली जिसने उसका इस्तेमाल किया वह था मुसोलिनी। अब अच्छा, नरेंद्र मोदी की अब देखा दूसरे लोग भी नकल करने लगे हैं। सवाल यह, क्या मंच से भीड़ के साथ में कोई डायलॉग संभव है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में लगातार जो मंच से भाषण दिए उसमें भीड़ के साथ में संवाद की शैली विकसित की, और इस संवाद की शैली में वे तर्क, ज्ञान, डाटा, प्रॉब्लम
उनके समाधान वो अपने तरीके से वो पेश करते रहे, जो उनका तरीका है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? इंपॉर्टेंट चीज है भावुकता और उन्माद। नरेंद्र मोदी कोई भी भाषण बिना उन्माद और भावुकता के नहीं दे सकते। तो नरेंद्र मोदी की जो वाचिक क्रांति है, उस वाचिक क्रांति का जो कोर है, नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, उसका जो प्रेरक तत्व है, वह उसकी अंतर्वस्तु नहीं है। नरेंद्र मोदी की वाचिक क्रांति का ड्राइवर है भावुकता और उन्माद, और उसका ईंधन है अविवेकवाद। और जब वो बोलते हैं तो उनका मानना यह है कि वे जो बोल रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वे उनसे सहमत हैं। नरेंद्र मोदी बोलते समय जिस भाषा को सेलेक्ट करते हैं वो सहमति की भाषा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी की भी यह आपत्ति नहीं हो सकती कि काला धन पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए। दर्शक कहेंगे क्या पकड़ा जाना चाहिए? चोर पकड़े जाने चाहिए कि नहीं पकड़े जाने चाहिए? लोग कहेंगे पकड़े जाने चाहिए। कौन आपत्ति करेगा इसमें? तो जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो कि सहमति की भाषा है, इस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे जो सहमति के फ्रेज हैं, तो सहमति की भाषा का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? सहमति की भाषा का सबसे अधिक इस्तेमाल कहां किया गया? सहमति की भाषा का सबसे अधिक इस्तेमाल धर्म में होता है, धर्म की भाषा में होता है। कैसे करते हैं लोग? आते हैं ना, लोग दर्शन करने आते हैं मेरे मंदिर पे, बोलते हैं भगवती भगवान के सामने भी राजा धराज, गरीबों का भी भला करना, सबका भला करना, मेरा भी भला करना। ये जो सहमति की भाषा है, ये सहमति की भाषा, ये धर्म की भाषा है। और नरेंद्र मोदी बड़ी चालाकी से राजनीति कम्युनिकेशन में धर्म की, सहमति की धारणाओं का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो वे श्रोता की आस्था का ख्याल रखते हैं। वो कहीं श्रोता की आस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वो जो कोर है जिस पर पूरी की पूरी राजनीति राम मंदिर आंदोलन के बाद खड़ी की गई बीजेपी की, वो कोर क्या है? वो कोर है आस्था और आस्था की भाषा, धार्मिक भाषा और रूपक की भाषा। उस कोर के आधार पर ही सारा का सारा तामझाम वाचिक क्रांति का खड़ा किया गया। दूसरी चीज जो इसमें विकसित हुई वो ये कि नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आमतौर पर जो सुनने वाले होते हैं उनकी नजर किस पर होती है? उनकी नजर होती है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं इस पर नजर नहीं होती। नरेंद्र मोदी की भाषण की अंतर्वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, इस पर नजर नहीं होती। नजर होती है इस बात पर कि नरेंद्र मोदी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देखते हैं लोग, नरेंद्र मोदी के कंटेंट को नहीं देखते। वे ये चीज नहीं देखते कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उनमें जो तथ्य हैं वे सही है या गलत है। चाहे वो इतिहास की बात लें, चाहे वो राजनीति की बात लें, चाहे वो जीवन की बात लें, चाहे वो बाजार की बात लें, चाहे वो किसानों से संबंधित समस्या की बात लें, पाठक की नजर नरेंद्र मोदी के भाषण में, नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले गए कंटेंट पर नहीं होती, बल्कि नरेंद्र मोदी पर नजर होती है। दर्शक कभी भी, जो श्रोता है उनके, वो कभी भी नरेंद्र मोदी जो भाषण बोल रहे हैं उसमें जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के बीच में क्या रिलेशन है समाज के साथ में, उस पर कभी कोई नजर नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी को सुनते समय लोग
नरेंद्र मोदी के जो भाषण उसके कंटेंट पर ध्यान नहीं देते, वो नरेंद्र मोदी पर ध्यान दे। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा बोले। अरे क्या बोले? 5 मिनट समझाओ, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी ने भी भाषण को उसके अंतर वस्तु के आधार पर न तो सुना और न समझा। तो वे लोग जो नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही बेहतरीन भाषणकर्ता मानते रहे और बोलते रहे और लिखते रहे, उसमें हिंदी के लेखक भी शामिल हैं, उसमें उदय प्रकाश जैसे लोग भी शामिल हैं, उनमें बहुत सारे विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, जो गर्व से कहते रहे कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। मुझसे अगर पूछे, मैंने कई बार लिखा भी है, मैं आज ऑन द रिकॉर्ड आपसे शेयर करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सबसे घटिया भाषण देते हैं, और वो सिर्फ मुसोलिनी की तरह भाषण देते हैं, क्योंकि उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं होता, और जो कंटेंट होता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी के भाषण को कभी भी श्रोता उसके कंटेंट के आधार पर नहीं देखते, वो वक्ता को देखते हैं, खाली वक्ता बोल रहा है। और ये जो वक्ता का केंद्र में रहना और उसकी वक्तृता का केंद्र में रहना और उसके कंटेंट का गायब हो जाना, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। आप याद कीजिए, कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी का परम भक्त हो, उससे कहो कि तुम नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण की 2 बात हमें अच्छे से बता दो, कोई भाषण याद हो तो बता दो। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल, यानी जब से लॉकडाउन वाला ईयर जो पूरा 2020 जो गया है, 365 दिन में 2 से 30 दिन भाषण दिए हैं, 2 से 30 दिन। घर घर नरेंद्र मोदी की वाचिक क्रांति पहुंची है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिया है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें जो तथ्य है वो सही है गलत है, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो नरेंद्र मोदी की भाषण कला, जिसके कि सब लोग दीवाने हैं, वो निश्चित तौर पर वाचिक क्रांति के तौर पर देखी जानी चाहिए, और वो वैसी वाचिक क्रांति है जैसी मुसोलिनी ने की थी। हमारे यहां चूंकि पठन पाठन की पद्धति इतनी बोगस हो गई है, और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं एकेडमिक्स के और लिटरेचर के, उन्होंने पर्दा छोड़ दिया है, वो मुग्ध हैं। हिंदी के प्रोफेसर ने रिवोल्यूशनरी स्पीच के तौर पर देखा उनको, और भी लोग बोल चुके हैं। एक अन्य चीज है जो बहुत खतरनाक और बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी कल्चर विकसित की अपनी वाचिक क्रांति के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, जिसमें संदर्भ महत्वहीन होते हैं। और ये एक पैटर्न सभी भाषणों में है, कोई भाषण आप उठाइए उनका, वे हर चीज को अपने व्यक्तित्व, अपनी ड्रेस और उसके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द का जो आभा मंडल जो उनकी पीआर एजेंसी और विज्ञापन एजेंसियों ने विकसित किया है, उससे वो ढके रहते हैं। और ये संदर्भ का महत्वहीन होना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप में सारे भाषणों में। और जब संदर्भ महत्वहीन होगा तो श्रोता को क्या लगता है, नेता का भाषण सुनना जरूरी है, तो नेता का भाषण सुनता है। नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, ये सच है। इतनी जो है लाइफ टाइम डायरेक्ट प्रसारण के समय ऑडियंस किसी नेता के पास नहीं होती जो नरेंद्र मोदी के पास होती है। क्यों? क्योंकि वहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि श्रोता पसंद करता है, श्रोता की आदत बना दी है। इसलिए अब आप नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं, उसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों ही किस्म के लोग हैं,
उनसे आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते जो कि किसी संदर्भ को लेकर हो। कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, फाइनल है। नरेंद्र मोदी आज भाषण देंगे, वह सुनना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के भाषण की एक अच्छी बात है कि उसमें बुद्धिजीवियों जैसी जटिलता नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज होती है और बहुत ही कॉमन सेंस की भाषा के आधार पर नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा अपने भाषण का ताना बाना बुनते हैं। और यह भाषण निश्चित तौर पर लोगों को इंगेज तो करता है, लेकिन इसमें कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। आप नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक सद्भाव पर या धर्मनिरपेक्षता पर या लोकतंत्र पर दिए गए ऐसे 4 भाषण उठा लीजिए कोई। नरेंद्र मोदी ने कोई भाषण कंटेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिया ही नहीं जिसे कि हम लोग समझ सकें। तो नरेंद्र मोदी पर बात करते समय, उनकी भाषण कला पर बात करते समय, उनके भाषा के जो अधिनायकवादी मॉडल है उस पर बात करते समय यह चीज ध्यान रहे कि नरेंद्र मोदी में भाषिक क्रांति पैदा करने की क्षमता तो है। उसने लोगों को भाषण का अभ्यस्त तो बनाया है, लेकिन जो भाषण है उनमें महत्वपूर्ण संदर्भ नहीं है। जो भाषण है उसमें महत्वपूर्ण कंटेंट नहीं है। तो एक नए किस्म की कल्चर भाषण कला में विकसित हुई है जिसमें कि संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं है और अंतर्वस्तु भी महत्वपूर्ण नहीं है। नेहरू जी के भाषण उठाइए आप, मोरारजी देसाई के भाषण उठाइए आप इंदिरा गांधी के भाषण उठाइए आप, और दूसरे नेताओं के भाषण उठाइए, उसमें संदर्भ और कंटेंट महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण में न तो संदर्भ महत्वपूर्ण है और न ही अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण है। एक अन्य चीज है जो कि नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, जो कि बहुत ही शानदार चीज है। नरेंद्र मोदी मेरी जानकारी में हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि सचेत रूप से रैशनल लैंग्वेज को और रैशनल चीजों को अपने भाषण में लाने से परहेज करते हैं, सचेत रूप से परहेज करते हैं। नरेंद्र मोदी रैशनल भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। पूछा जाना चाहिए, क्या रैशनल भाषा का इस्तेमाल किए बिना भाषा को समृद्ध किया जा सकता है? क्या रैशनल भाषा का इस्तेमाल किए बिना राजनीति को समृद्ध किया जा सकता है? क्या रैशनल भाषा का इस्तेमाल किए बिना रैशनल फैकल्टी को समृद्ध किया जा सकता है? नहीं। तो नरेंद्र मोदी के भाषणों का जो सबसे बड़ा जो जिसे कहेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि वे रैशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये कैसे संभव है कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब भाषण देने जाएंगे तब तो आपको याद आएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का काम कैसा है और नाम कैसा है, लेकिन जो ही आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलेंगे आप ठीक खटोला वहीं बिछेगा। नरेंद्र मोदी ने जो हाल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस तरह का भाषण दिया उसमें से खाली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय निकाल दीजिए, वो पटना विश्वविद्यालय में भी भाषण वैसा ही लागू होगा। तो जो एक नई समस्या जो सामने आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी भाषिक संरचना का चयन करते समय रैशनल भाषा का चयन नहीं करते। उसमें संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। अब आप पूछिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगों से कि नरेंद्र मोदी जो भाषण देंगे उसमें कंटेंट वाइज उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा? जीरो।
आपको लगेगा ही नहीं कि नरेंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ तो कोई कंटेंट भी जुड़ा हुआ है, उसकी हिस्ट्री के साथ कोई कंटेंट जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करते समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, आप उसे सुनिए ध्यान से, आपको लगेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा वह भाषा है जो कि इरेशनल भाषा है, संदर्भहीन भाषा है, जिसमें कोई कंटेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो संदर्भ है, विवेकानंद का भी वो संदर्भ है, अलग संदर्भ है दोनों के। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की गई? विवेकानंद की विचारधारा के प्रचार के लिए? जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बहुलतावादी विचारधाराओं के प्रचार और प्रसार के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण से लगा कि अब एक काम बाकी है, वो विवेकानंद के रास्ते पर पहुंचाना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते तो हैं, वाचिक क्रांति में तो वो एकदम एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी भाषण कला में, उनके भाषा की स्क्रिप्ट में न तो रैशनल भाषा होती है, न अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण होती है, न संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। कैसे संभव है ये? एक आदमी लगातार हर ऑल्टरनेट डे पर एक भाषण दे रहा है। संदर्भहीन भाषा, अंतर्वस्तुहीन भाषा, एक ऐसी भाषा जो कि इरेशनल फैकल्टी को सबसे ज्यादा अपील करती है, उसको उसने एक डेली खाद्य बना दिया है। एक अन्य चीज, नरेंद्र मोदी कभी भी अपनी भाषण में उन पदबंधों का इस्तेमाल नहीं करते जिससे कि आपको यथार्थ को समझने में मदद मिले। अरे देश विकास कर रहा है मान लेते हैं, लेकिन देश विकास कर रहा है तो बताओ कि गरीबी घटी या बढ़ी? देश विकास कर रहा है, देश एकदम ऊपर जा रहा है, सारी दुनिया नीचे जा रही है। बेरोजगारी घटी या बढ़ी? वास्तविकता क्या है जीवन की? देश विकास कर रहा है मान लेते हैं, लेकिन बताओ कि छोटे कारखाने बंद हुए, खुले या बंद हुए? बड़े कारखाने खुले या बंद हुए? पिछले 6 साल में कितने कारखाने खुले और बंद हुए? नरेंद्र मोदी किसी भी किस्म के तथ्य और सत्य से, किसी भी किस्म के यथार्थ से कम्युनिकेट ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी की भाषण कला में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, उस भाषा में यथार्थ की भाषा, ऐसे पदबंध उनका वो सचेत रूप से उपयोग नहीं करते जिससे यथार्थ को समझने में मदद मिले। और हम भाषण खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, जैसे हम कचौड़ी जलेबी खाते हैं, जैसे समोसा खाते हैं, यानी जैसे चाउमीन खाते हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों को आपने, हम सभी लोगों ने बिल्कुल वैसा ही खाया है जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं। जरा सी इच्छा हुई, बाहर निकले, घूमने हुए निकले, चलो समोसा खा लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी का भाषण खा लेते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा? एक बुरा भाषण, एक इरेशनल भाषण आपके पूरे के पूरे दिमाग को नष्ट कर सकता है। और नरेंद्र मोदी ने कम से कम अपनी वाचिक क्रांति के जरिए यह तो किया कि उसने हिंदुस्तान के दिमाग को नष्ट और भ्रष्ट किया। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि अच्छा भोजन, जिसे लोग डॉक्टर कहते हैं ना, घरेलू भोजन, जो घर का खाना है, वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, पौष्टिक खाना होना चाहिए घर में भी। फास्ट फूड आपका स्वास्थ्यप्रद खाना नहीं हो सकता। ये जो 2 मिनट्स में मैगी, तो अगर आपको हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन करना है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करना है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करना है, ऑन करो मोदी को, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज कंप्लीट। तो नरेंद्र मोदी के भाषणों ने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया?
रैशनल थिंकिंग, रैशनल स्पीच, रैशनल डिस्कोर्स, रैशनल डायलॉग, रैशनल राइटिंग, सबके प्रति नफरत पैदा कर दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भाषिक पदबंधों का इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिए आप यथार्थ को पकड़ और समझ ही नहीं सकते। मैं नरेंद्र मोदी के सारे तर्क मानने के लिए तैयार हूं, सिर्फ नरेंद्र मोदी एक भाषण अपना ऐसा दें जिससे हिंदुस्तान का यथार्थ समझ में आए। नरेंद्र मोदी ने 6 साल में बहुत विकास किया है, सिर्फ ऐसी भाषा चुन के बताएं और बोलें। मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी को भाषा नहीं आती, उनके अनुयायियों को वो भाषा नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने एक कल्ट फिगर की तौर पर अपने को और अपनी हैबिट को डेवलप किया है, और इस पूरे के पूरे उसमें जिसका कि उसने अभ्यस्त बनाया, हम लोगों को परेशानी होती है फेसबुक पर लिखते समय, कम्युनिकेट करते समय एक दूसरे से। क्यों? नरेंद्र मोदी के भक्त और नरेंद्र मोदी के जो प्रचारक हैं वे रैशनल भाषा में बात ही नहीं करते। उनके पास रैशनल लैंग्वेज नहीं होती। सिर्फ इसके है कि सरकार ठीक कर रही है। ये कोई तर्क, ये कोई अपने आप में भाषा हुई? अरे सरकार ठीक कर रही है तो बताओ ना क्या ठीक कर रही है। एक अन्य चीज जो कि इस पूरे विमर्श में सामने आई है वो ये कि नरेंद्र मोदी जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जिस शब्द को उछाल देते हैं, उस शब्द को उसके अर्थ से वंचित कर देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कृपा करके एक काम किया बड़ा, वो जो भक्त ना, मोदी भक्त, जो मोदी भक्त को कैसा कलंकित किया गया, और भक्त का जो कंटेंट था, भक्त की जो मीनिंग था, वो मीनिंग गायब हो चुका है भक्त से। अब भक्त का मतलब ये होता है कि जिसके पास में विवेक नहीं है। भारत में ये परंपरा नहीं थी भक्तों की, विवेकहीन भक्त नहीं थे। भक्ति आंदोलन की पूरी परंपरा भक्तों की रही है जो कि बहुत विवेकवान रहे हैं, रैशनल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो एक काम किया ये कि नरेंद्र मोदी जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके अर्थ से उसे वंचित कर देते हैं। अब आप देखिए, कोई चीज उठाइए, आप एक चीज उठाइए जिसको कि उन्होंने बोला हो और उसके बाद में उसका मीनिंग नष्ट न किया हो। एक चीज उठाइए कोई। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को हाथ लगाया। बैंकिंग के सिस्टम में जिस तरह की भाषा बोली, उसने पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम की लैंग्वेज को नष्ट कर दिया और बैंकिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने विकास शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसने विकास का मीनिंग ही खत्म कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा श्रेय, उसकी वाचिक क्रांति को श्रेय यह जाता है कि वे जिस भाषिक पदबंध का इस्तेमाल करते हैं उसके अर्थ से उसे वंचित कर देते हैं। अब तक यह हुआ कि लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ उसका एक अर्थ जुड़ा रहता है, वो अर्थ समृद्ध करते हैं लोग, अच्छे वक्ता। लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे जब किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वे पहला काम यह करते हैं, उस शब्द के साथ जुड़े हुए अर्थ को नष्ट कर देते हैं। मेरा बनारस, अब जाइए बनारस। बनारस के साथ जुड़ी हुई जो तमाम किस्म की हिस्टोरिसिटी थी, मंदिर थे, गलियां थी, पुराने भवन थे, बिल्डिंगें थी, सब ध्वस्त।
तो एक नई चीज जो विकसित हुई है वो ये कि आप लिस्ट लगाइए ऐसे शब्दों की कि नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए और वे शब्द अपने अर्थ से वंचित हुए कि नहीं हुए। कारण नरेंद्र मोदी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या वे उन शब्दों का आचरण भी करते हैं। मसलन नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकास करेगा, तो क्या एक्चुअल में देश ने विकास किया? बेरोजगारी घटनी चाहिए, गरीबी घटनी चाहिए। ये कोरोना के पहले की बता रहा हूं, कोरोना तो एक बहाना है, कोरोना में कुछ नहीं हुआ ऐसा जिसकी वजह से परेशानी हो। सारी तबाहियां मेरे मेरे फेसबुक पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कोरोना के आने के पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका था नरेंद्र मोदी के विकास के बावजूद। जब आप कहते हैं कि देश विकास कर रहा है तो वह चीज आचरण में दिखाई देनी चाहिए। आचरण में दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर बेकारी बढ़ी है, आचरण में दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर गरीबी बढ़ी है। तो विकास शब्द का जो मीनिंग है वो मीनिंग विकास शब्द से एकदम अलग हो गया। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं और लिखते भी हैं कि नरेंद्र मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके अर्थ से उसे वंचित कर देते हैं, क्योंकि वह उनके आचरण की भाषा नहीं है। भाजपा के लोग लगातार नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैं पहली एक स्पीच में मैं कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो सबसे खतरनाक चीज पैदा किया वो ये सारे लोग अब एक ही भाषा बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा, और कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते। और ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है कि एक वाचिक क्रांति तो हुई, उस वाचिक क्रांति ने सैकड़ों शब्दों को उनके अर्थ से वंचित कर दिया। देश समृद्ध होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन भाषा तो दरिद्र हुई। विकास का मतलब बेरोजगारी नहीं है और विकास का मतलब गरीबी का बढ़ना नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपके जरिए नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, मुकेश अंबानी ने पिछले 6 साल में कितने बड़े कारखाने खोले हिंदुस्तान में? कोई नया कारखाना खोला जिसमें कि 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को नई नौकरी मिली? कोई कारखाना नहीं खुला, तो विकास कहां से होगा? सिंघानिया ने खोला, टाटा ने खोला, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी ने आके कोई नया कारखाना खोला? यहां डेवलपमेंट कहां से होगा? नौकरियां कहां से आएंगी? तो विकास का जो मीनिंग है वो किससे तय होगा? नरेंद्र मोदी के बोलने से, अखबार में लिखने से? जी नहीं, वो आचरण से तय होगा। हमें व्यवहार में देखना होगा क्या सचमुच में विकास हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की भाषा पर विचार करते समय, उनकी भाषण कला पर विचार करते समय, वो जो उन्होंने वाचिक क्रांति पैदा किया उस पर विचार करते समय हम इस चीज का ध्यान रखें कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन पदबंधों का इस्तेमाल किया, उन पदबंधों को उनके अर्थ से उन्होंने वंचित कर दिया। वही बहुत खतरनाक काम किया। एक और चीज है जो कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी लैंग्वेज विकसित की है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव, ये जो कहते हैं ना लोग नरेंद्र मोदी का विकल्प ले आओ, अरे नरेंद्र मोदी के विकल्प तो है, लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी जो भाषा बोलते हैं, जिस भाषा का लोगों को अभ्यस्त बना दिया गया है, उस भाषा ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है लोगों के दिमाग में कि लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की भाषा का कोई विकल्प नहीं है। तो जिसे अविवेकपूर्ण भाषा को सुनने की आदत पड़ जाती है,
नरेंद्र मोदी ने किस चीज का चस्का लगाया? इरेशनल लैंग्वेज को सुनने का चस्का लगाया। अब वो एक एडिक्शन बन चुका है, वो हमारे अब आदत में अंदर जा चुका है। बहुत दिन तक डिस्टर्ब करेगी ये चीज। नरेंद्र मोदी रहे या जाएं, लेकिन इरेशनल लैंग्वेज और उसके बहुत सारे तत्व तो हमारे जीवन में उतार दिए गए हैं, आसानी से नहीं जाएंगे। जो चीज डिस्टर्ब कर रही है वो कौन सी चीज कर रही है? वो ये कि नरेंद्र मोदी जिन पदबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पदबंधों का कोई विकल्प नहीं है। अब वो जैसे वो कहते हैं ना, मैं किसान की आमदनी दुगनी करना चाहता हूं। अब आप बोलिए कि आप चौगुनी करना चाहते हैं, तो कोई तो बोल नहीं रहा है कि दुगनी करना चाहते हैं, बाकी सब लोग ये बोल रहे हैं किसान की आमदनी घट रही है। नरेंद्र मोदी एकदम उल्टी बात बोल रहे हैं, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे। तो जो, जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। किसान की वर्तमान बदहाली से नरेंद्र मोदी के भाषण का कोई संबंध नहीं है। वो खुशहाल करेंगे। तो नरेंद्र मोदी अपने भाषण के जरिए एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसे हम विकल्पहीन स्थिति कहते हैं, कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए वे ऐसे वैचारिक पदबंधों, कंटेंट और पूरे के पूरे भाषाई कम्युनिकेशन के पैटर्न को उन्होंने विकसित किया है, जिसमें कि आप सुनने के बाद में आपको लगे नहीं यार, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब आप यहां से सोचिए कि वैक्सीन आ गई, बिना वैज्ञानिक परीक्षण फाइनल किए वैक्सीन आ गई और अब उतार दी गई। अब लगेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। वैक्सीन रिवॉल्यूशन तो हो गया। आप समझा सकते हैं साधारण आदमी को? नहीं समझा सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज दाखिल होती है, अगर वो वैक्सीन दाखिल हो गई है तो वैक्सीन भी अपनी अंतर वस्तु से वंचित होगी। वो जिसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी में वो मिदास का गुण है कि जो भी चीज छुएंगे वो सोने की हो जाएगी। और वो वैक्सीन भी सोने की हो गई है। और मिदास की क्या दशा हुई थी अंत में, सब कहानी आपको मालूम है। नहीं मालूम है जिन लोगों को, वो इंटरनेट पर जाएं और मिदास राजा की कहानी को पढ़ें। ऐसी भाषा लोगों के जहन में उतारो जो कि विकल्पहीनता पैदा करे। कोई सवाल नहीं कर रहा है इस पर, और जिन लोगों ने सवाल किए उन लोगों को एकदम अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सच्चाई क्या है ये बहुत बाद में पता चलेगी। पता चलेगी, ऐसा नहीं पता नहीं चलेगी, पता चलेगी। इसलिए जो चीज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी भाषा और भाषण कला के जरिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह विकल्पहीनता पैदा करती है। अब वैक्सीन का कोई विकल्प नहीं है, आप मजबूर हैं उसे लेने के लिए, आप कन्विंस कर दिए गए हैं। जैसे आपको कन्विंस कर दिया गया कि आप खाली घंटा घड़ियाल बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। आप मजबूर थे, आपने घंटा घड़ियाल बजाए, आप कन्विंस हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो नरेंद्र मोदी बोल देंगे वो उसकी ब्यूटी है, उस वाचिक क्रांति की ब्यूटी है कि वहां जो चीज बोली जाती है वो विकल्पहीन पैराडाइम में दाखिल करती है आपको। एक और है जो कि मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी असुविधाजनक है, लेकिन है। नरेंद्र मोदी कंटिन्यूअसली
महीना 2 महीना के अंतराल पे वो कंटिन्यूअसली एक जगह बार बार जाते हैं और एक चीज को बार बार लाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रूपकों की भाषा और धार्मिक भाषा, या आप पौराणिक भाषा कह सकते हैं अपनी शब्दावली में। पौराणिक आख्यान और रूपकों की भाषा को वो बीच बीच में बार बार लेके आते हैं, और ये रूपकों की भाषा, पौराणिक भाषा का बीच बीच में आना हर महीने 1.5 महीने में, तो अभी तो खैरियत है, कोरोना की वजह से उनकी विदेश यात्राएं बंद है। अंततः तो वो विदेश यात्रा में भी उन्होंने ये पैकेज में रखा हुआ था कि वो जहां जाएंगे वहां मंदिर में जरूर जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की भाषण कला में जिसने कि सबसे अधिक इसको जनप्रिय बनाया और जिस चीज का इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वो कौन सा है? वो किसी पौराणिक आख्यान को, किसी ईश्वरीय शक्ति को। अब वो नेपाल जाएंगे, पशुपतिनाथ जाएंगे, वहां वो दान करके आएंगे बड़ी मोटी सी रकम। तो नरेंद्र मोदी अपने लैंग्वेज के डिस्कोर्स में, अपनी भाषण कला में बार बार, अपने एक्शन में बार बार पौराणिक भाषा और पौराणिक रूपकों का जम के इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पौराणिक भाषा और ये जो धार्मिक प्रतीकों की भाषा है जिसका वो इस्तेमाल कर, राम जन्मभूमि शिलान्यास को लेकर तो जो उनका भाषण है वो तो क्लासिक भाषण है, आइडियल भाषण है। वो कैसे मेटाफर को, कैसे रूपकों को और रूपकों से जुड़ी हुई भाषा को वे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसका वो क्लासिक एग्जाम्पल है। यहां तक कि वो अमेरिका गए तो वहां पर भी मंदिर खोज रहे हैं, वो विलायत जहां जा रहे हैं वहां मंदिर खोज रहे हैं, चर्च में नहीं गए। हाँ, वो मस्जिद में गए, वो मिडिल ईस्ट में जाते समय मस्जिद में गए। तो जब आप अपने भाषण में और अपने भाषण के स्ट्रक्चर में रूपकों की भाषा, पौराणिक आख्यान, इनकी भाषा, इनके कथानक, इनका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहली चीज कौन सी होती है? आप जब राम मंदिर को बताते समय और उसका शिलान्यास करते समय जब आप राम की पूरी कथानक बताएंगे और उसकी हिस्टोरिसिटी बताएंगे, जैसा कि उन्होंने किया, तो वे पूरे के पूरे राम का ताना माना और उससे जुड़ी हुई लैंग्वेज को पूरी को उन्होंने विकसित किया उसमें। और इस पूरे विकास में उन्होंने एक ऐसी रूपक भाषा विकसित की है, वो हमेशा एक रूपक बनाते हैं। अब कांग्रेस भी उनके लिए एक रूपक है और विपक्ष भी एक रूपक है। विपक्ष का वंशवाद ये एक रूपक है जिसको कि वो बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं। जब किसी वक्ता की भाषण कला में, भाषा में रूपक की भाषा दाखिल होती है और वह रूपक की भाषा का इस्तेमाल करने लगता है, उसके फ्रेज का इस्तेमाल करने लगता है, तो फिर वो स्वतंत्रता का निषेध करने लगता है। आइडियोलॉजिकली नरेंद्र मोदी ने जो भाषण कला विकसित की, जिसमें कि रूपक, पौराणिक आख्यान, मिथकीय चरित्र ये बार बार दाखिल होते रहे हैं। वो मथुरा आएंगे तो यमुना को याद करेंगे, बनारस जाएंगे तो गंगा को याद करेंगे, अयोध्या जाएंगे तो राम को याद करेंगे, पाटलिपुत्र जाएंगे तो फिर किसी और को याद करेंगे। ये जो रूपकों की भाषा का उनकी भाषण कला में आना और उसका रेफरेंस वे अपने तरीके से डेवलप करते हैं, उसका हिस्टोरिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, उसके ऐतिहासिक संदर्भ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो वे जो भाषा विकसित की है उन्होंने, जो रूपकों की भाषा से उन्होंने विरासत में ली है, जिसको कि उन्होंने अपनी भाषण कला का बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, जिससे वो भाषा कैसी है?
वो भाषा स्वतंत्रता का निषेध करती है। वह किसी भी किस्म की स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं करती, किसी भी किस्म के अदर व्यूज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो पूछते हैं ना वंशवाद है कि नहीं है, तो लोग कहते हैं हाँ है, क्योंकि सबकी तो बेटा बेटी तो सबके इलेक्शन लड़ ही रहे हैं। रूपक, अब वंशवाद भी एक रूपक है, कांग्रेस भी एक रूपक है, और ये जो रूपकों की भाषा, ये भाषा ली है राम के आख्यान के रूपक से। रूपक की भाषा धार्मिक और पौराणिक रूपकों की भाषा से ली गई है। उसका जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर, उसकी ब्यूटी क्या है? जब आप रूपकों की भाषा में बोलते हैं तो उसकी ब्यूटी है वह स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं करती, वह श्रोता को बांधती है। श्रोता एकदम मुग्ध होता है कि क्या बात कही है नरेंद्र मोदी ने। वो एक तरह से गुलाम बनाती है श्रोता को। रूपक की बात, अब कौन कहेगा कि रामचंद्र जी जो है वो उनकी भाषा में और रामचंद्र जी के बारे में नहीं बोला जाना चाहिए? कौन विरोध करेगा इसका? रूपक की भाषा गुलाम मानसिकता तैयार करती है, और यही वजह कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में जितने भाषण दिए, उसने सबसे जो खराब काम किया वो क्या किया? उसने बंद दिमाग की कल्चर को पैदा किया। साधारण लोगों को उसने गुलाम मानसिकता में बांधने की कोशिश की, और ये वे लोग हैं जो कि किसी भी किस्म के विवेकवादी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को कोई लॉजिक की बात पर सहमत नहीं कर सकते। वो यही कहेंगे अरे बाकी सब ठीक है जगदीश्वर जी आपकी बात, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पहले वो कह रहे 2019 में आ रहे हैं, वो आ गए। हमने कहा भाई नुकसान हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, वो ना वो सब ठीक है, लेकिन वो आ रहे हैं, खटोला यहीं बिछेगा। रूपक की भाषा गुलाम की भाषा है, वह किसी भी किस्म के रैशनल लॉजिकल डिस्कोर्स में दाखिल ही नहीं होती। इस भाषा की खूबी है कि ये साधारण शैली में होती है हमेशा, जैसे कथावाचक होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शैली में अपनी बात कहते हैं। इस भाषा में पूरी में बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो कहीं कोई विवादास्पद होता है, बाकी सारी भाषा जो है अविवादास्पद होती है। और इस भाषा की खूबी है कि इसमें एक खास किस्म की आध्यात्मिकता होती है। जो नरेंद्र मोदी की भाषा है उसमें एक खास किस्म की आध्यात्मिकता है। मैं कुछ समय पहले रांची यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेने गया था, तो मालूम पड़ा कि जो वहां की जो प्रो वाइस चांसलर थी महिला, वो शिकायत कर रही थी कि उनके पति है, उनको एडिक्शन है नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने का, वो भाषण सुनना है, उन्हें आनंद आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे राम कथा सुन रहे हो। लोग हैं ऐसे, नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं ऐसे, उनको नरेंद्र मोदी का भाषण अच्छा लगता है और बिल्कुल एकदम लट्टू है उस पर। तो ये जो उसमें जो आध्यात्मिकता का एलिमेंट है नरेंद्र मोदी की भाषा में, ये एलिमेंट इसलिए है क्योंकि वहां उसका जो ढांचा पूरा का बनाया गया वो अविवेकवाद पर आधारित है। अब मैं दो एक और चीजें हैं जो कि बहुत ही संक्षेप में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये जो रूपक की भाषा या आध्यात्मिक भाषा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको अंतर्वस्तु के विस्तार की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र मोदी की जो तमाम स्पीचेस हैं उनमें भयानक पुनरावृत्ति है, नया कंटेंट नहीं है। बहुत कम स्पीच है जिसमें कोई नई अंतर्वस्तु है, पुनरावृत्ति ज्यादा है। तो रूपक की भाषा की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है कि वह अंतर्वस्तु का विस्तार नहीं होने देती। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में एक खास पैटर्न, एक खास
अंतर्वस्तु, और वो कंटिन्यूअसली मिलेगी। विषय भी फिक्स हैं, उन्हीं विषयों पर मिलेंगी बार बार। और जब आप एक सीमित अर्थ में भाषा को, सीमित अर्थ में अपने भाषण को आप रिपीटेडली पेश करते हैं, तो जो लोग आपको सुनते हैं उन लोगों के अंदर एक खास किस्म की कट्टरता, एक खास किस्म का आग्रह आप विकसित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इंटरेस्टिंग ढंग से अपने पूरे के पूरे पैटर्न को डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी मार्क्सवादियों की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी सोशलिस्टों की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी जो है लिबरल कांग्रेस की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी मायावती की आलोचना। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिसकी की आलोचना न की हो। तो नरेंद्र मोदी के भाषण का जो क्रक्स है, धुरी, वो किस पर टिकी हुई है? सभी किस्म की विचारधाराओं के नकार पर टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी किसी विचारधारा को, जो प्रचलित विचारधाराएं हैं उनमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो सबको रिजेक्ट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, उन भाषणों का जो मर्म है वो कहां से निर्मित हो रहा है? वो नकार से निर्मित हो रहा है, विचारधाराओं के नकार से निर्मित हो रहा है। और यही वजह कि वे किसी भी किस्म की विचारधारा को नहीं मानते, और जो किसी भी किस्म की विचारधारा को नहीं मानते वही तो मोदीमय है। अब आप सोचिए, आप किस हिंदुस्तान में खड़े हैं और किस नेता के नीचे खड़े हैं। आपके पास एक ऐसा नेता है जो कि नेगेटिव पॉलिटिक्स के आधार पर उसने अपनी पूरी की पूरी भाषण कला को विकसित किया है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जब वामपंथियों को अस्वीकार करते हैं तो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को भी अस्वीकार करते हैं। वो राष्ट्रवादियों को भी, वो तमाम गौ रक्षकों को खूब लतिया चुके हैं बार बार। तो नरेंद्र मोदी की जो मतलब विचारधारा है वो किस पर टिकी हुई है? नकारवादी दृष्टिकोण पर टिकी हुई है। सभी किस्म की विचारधाराओं को अस्वीकार करो, रिजेक्ट करो। मैं सही, तुम गलत। ये जो सभी किस्म की विचारधाराओं का अस्वीकार, जो नरेंद्र मोदी के भाषण की धुरी है, यही तो मुसोलिनी के भाषण की विशेषता थी, यही तो हिटलर के भाषण की विशेषता थी। नाराज क्यों होते हैं इस बात पर? नरेंद्र मोदी के भक्त नाराज क्यों होते हैं जबकि तुलना हिटलर के और मुसोलिनी के भाषणों से की जाए? ऊपर से लगेगा आपको कि ये आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो आरएसएस की कभी हिमायत नहीं करते पब्लिकली। बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो आरएसएस के लोगों के खिलाफ जाते हैं। ये जो नकार की जो भाषा है, ये नकार की भाषा ही असल में खोखली भाषा है, और इनके जो राजनीतिक खोखलेपन को वो दर्शाती है। सभी विचारधाराओं को अस्वीकार करो। विचारधाराएं गुलाम बनाती हैं। और नरेंद्र मोदी वो तो गुलाम का भी गुलाम। आपके पास एक दृष्टिकोण तो होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो भाषा विकसित की है वो नकारवाद की भाषा है, और ये नकारवाद की भाषा सभी विचारधाराओं को अस्वीकार करते हुए अपना विकास करती है और कम्युनिकेट करती है। अंत में मैं सिर्फ एक चीज कह के ये बात यहीं रोकूंगा, क्योंकि अभी बातचीत बहुत है, आगे आएंगी। वो ये कि नरेंद्र मोदी की भाषण कला और भाषा को सिर्फ आर्थिक यथार्थ से जोड़कर देखो।
जब मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में रूपक की और पौराणिक की और धर्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक चीज जान लीजिए कि धर्म की भाषा की खूबी है कि उसे आप आर्थिक अवस्था से जोड़कर नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण को हिंदुस्तान की आर्थिक अवस्था से जोड़कर देखिए, चाहे उनका पहले दिन दिया गया भाषण हो जब वो संसद में चरण रज संसद की लेके घुस रहे थे, और अब संसद की उसी बिल्डिंग को वो एक म्यूजियम बनाने में लगे हुए हैं। अब वो म्यूजियम पीस होगी। इसे कहते हैं भाषण और यथार्थ के बीच में एकदम अंतर्विरोध, कथनी कुछ और करनी कुछ। जिस समय वो संसद की सीढ़ियों का स्पर्श करते हुए घुस रहे थे, प्रणाम करके घुस रहे थे, लोगों को लग रहा था देखो नरेंद्र मोदी के अंदर कितनी संसद की इस बिल्डिंग के प्रति सम्मान की भावना है। 6 साल नहीं गए, वो सम्मान की भावना एकदम कूड़े के ढेर पर फेंक दी गई है कि अब वो बिल्डिंग बेकार है, नरेंद्र मोदी की बैठने लायक नहीं है। तो धर्म की भाषा की ब्यूटी है कि धर्म की भाषा को आप आर्थिक स्थितियों से जोड़कर नहीं पढ़ सकते। नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी की पूरी भाषण कला में धर्म की भाषा और उसके रूपों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी तो गैस पर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी विकास पर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी किसान पर बात करते हैं, वहां तो धर्म आता नहीं है कहीं। जगदीश्वर जी आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मैं वो चाबी दे रहा हूं आपको जिससे नरेंद्र मोदी खुलते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए हैं उन भाषणों को आर्थिक यथार्थ से जोड़कर देखो। जिस तरह धर्म की भाषा आर्थिक यथार्थ से उसका मेल नहीं है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी की भाषा का भी हिंदुस्तान के आर्थिक यथार्थ से मेल नहीं है। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जो आचरण करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतराल है, उसमें कोई मेल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक शब्दावली जो अपने भाषण कला में विकसित की है, उस राजनीतिक शब्दावली का जो क्रक्स है वो ये कि वहां जो भाषा है वो भाषा यथार्थ से मेल नहीं खाती, और वहां तर्क पर जोर नहीं है, तथ्य पर जोर नहीं है, सत्य पर जोर नहीं है। नरेंद्र मोदी के भाषण में जोर है किस पर? आस्था पर। मेरे प्रति आस्थावान रहो, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी सब ठीक होगा। और जब आप आस्थावान हैं तभी तक आप वैध हैं, और जब आस्थावान नहीं है तो आप वैध नहीं है। आप मोदी को मानते हैं तो आप सही हैं, और मोदी को नहीं मानते तो आप गलत हैं। और अगर आप मोदी का विरोध करते हैं, बागी होते हैं, तो फिर मोदी के लिए पास में अनेक तरीके हैं आपको डील करने के। राष्ट्रद्रोह, झूठे कानून, झूठे मुकदमे, फाइन, तमाम चीजें हैं। तो नरेंद्र मोदी आपको किसी भी तरह से इस सिस्टम में और अपने लैंग्वेज के जो पूरा का पूरा परिदृश्य उन्होंने विकसित किया उसमें आपको बागी नहीं होने देते। आप किसी भी तरह से नई लैंग्वेज के जरिए आप धर्म को रिप्लेस नहीं कर सकते। धर्म को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि धर्म की जो प्रचलित भाषा है, जो कि पिछले 1000 साल में विकसित हुई है, 2000 साल में विकसित हुई है, उस भाषा को जैसे कहा गया है उसी रूप में आप उसका इस्तेमाल कीजिए, तभी आप अच्छे भक्त हैं। अगर आप उसे रिप्लेस करेंगे तो आप बागी कहलाएंगे। तो मोदी के भक्त कहलाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मोदी की भाषा का अनुकरण करो। और आखिरी चीज, मोदी ने जो सबसे खतरनाक चीज विकसित की है अपने भाषण के जरिए,
वो ये है कि उसने बहुसंख्यकवाद को विकसित किया है, बहुसंख्यक जो समुदायवाद है उसे विकसित किया है। मोदी ने खाली भाजपा को विकसित नहीं किया। मोदी ने अगर भाजपा को खाली विकसित किया होता, भाजपा के लिए वोट जुटाए होते, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। मोदी ने सबसे खतरनाक काम क्या किया है कि उसने एक खास किस्म का बहुसंख्यकवाद और समुदायवाद पैदा किया है। एक तरफ जातियों के समूहों को अलग अलग रूपों में एकत्रित किया जा रहा है। चमार अपने संगठन बनाए, कोली अपने संगठन बनाए, मछुआरे अपने संगठन बनाए, ब्राह्मण अपने संगठन बनाए, अहीर अपने संगठन बनाए। तमाम जातियों के समुदायों के संगठन कुकुर मुत्ते की तरह पूरे देश में उगाए, हजारों संगठन उगाए। और इन सारे संगठनों को, जो कि अलग अलग मोती के तौर पर दिखाई देते हैं, ये सारे संगठन बहुसंख्यकवादी राजनीति से गहरे गुंथे हुए हैं और जुड़े हुए हैं। तो मोदी ने अपनी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के जरिए जो समुदाय पैदा किया, जो मानसिकता पैदा की, जो विचारधारा पैदा की, वो कौन सी विचारधारा पैदा की? बहुसंख्यकवाद की विचारधारा पैदा की। अब तक बहुत हुआ धर्मनिरपेक्षता, अब तक बहुत हुआ बहुलतावाद, अब संख्या बल के आधार पर बहुमत जो कहेगा उसे मानना होगा। अगर 100 लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा की आंखें नहीं है, तो अब आप मानिए चंद्रमा की आंखें नहीं है। यह खास किस्म का रूढ़िवाद है जो कि बहुसंख्यकवाद की आड़ में पैदा किया जा रहा है। मोदी जो कहे वो सही, बाकी सब गलत। बहुसंख्यकवादी राजनीति ने धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण को हवा दी है। तुम अपने धर्म में जाओ, हम अपने धर्म में जाएं। तुम मुसलमान हो तो मुसलमान धर्म में जाओ, इस्लाम में जाओ, इस्लाम को गोलबंद करो, मुसलमानों को गोलबंद करो। तुम ईसाई हो तो ईसाइयों को गोलबंद करो, हिंदू हिंदुओं को गोलबंद करेंगे। तो ये जो खास किस्म का जो बहुसंख्यकवाद है, इसने समुदायवाद को हवा दी है। और ये बहुत खतरनाक चीज है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। बहुसंख्यकवाद का लोकतंत्र से, संविधान से सीधे बैर है, अंतर्विरोध है। लोकतंत्र का मतलब है कि हम असहमत का भी सम्मान करेंगे, हम असहमत से भी मानेंगे कि बात मान सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के यहां तो असहमत की बात मानना तो असंभव है। नरेंद्र मोदी के भक्तों में कोई असहमत हो और वो अपनी बात मनवा ले, यह एकदम असंभव है। तो ये जो समुदायवाद है, इस समुदायवाद की ब्यूटी है कि जो मुझसे सहमत नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे किसी भी व्यक्ति की ऐसी किसी भी मांग को उन्होंने पिछले 6 साल में एक्सेप्ट नहीं किया जो उनके दृष्टिकोण से के अनुरूप नहीं थी। एक भी मांग एक्सेप्ट नहीं की। डेमोक्रेसी में यह बार बार हुआ है, हर राज्य में हुआ है, केंद्र में हुआ है कि अनेक बार वे मांगे एक्सेप्ट की गई हैं जिनको कि सरकार या सरकारी दल नहीं मानता था, जो सरकारी दल के दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं थी। तो समुदायवाद और यह बहुसंख्यकवाद जो आया, इस बहुसंख्यकवाद ने एक नई चुनौती पैदा की है। अब सिर्फ वही लीगल है जो सरकारी है, जो सरकारी नहीं है, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वह सब इलीगल है। अब आप सोचिए, जो नोटोरियस लोग हैं, एकदम बदनाम लोग हैं, जिनके हिस्ट्री सीटर हैं, जिन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने कत्ल की, जो कि जिनके खून रंगे, हाथ से खून रंगे हुए हैं, वो सब अब नरेंद्र मोदी के साथ है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जाने का मतलब पवित्र होना। वो मिरास है,
तो नई एक लैंग्वेज ऐसी पैदा की राजनीति में, एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा किया कि अब मेरे साथ जो आ जाएगा वो सब सोने के हो जाएंगे और उनके साथ जो रहेंगे वो सब बदमाश होंगे, सब कातिल होंगे, सब ब्लैक मार्केटियर होंगे, सब 2 नंबर का धंधा करने वाले होंगे। तो जरूरत क्या है, मेरे साथ आओ। जो नई जो भाषा, जो नया जो ताना बाना जो नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया वो ये कि वह तर्क और रैशनल फैकल्टी को एक्सेप्ट नहीं करता, और तर्क और रैशनल फैकल्टी का राजनीतिक डिस्कोर्स से एकदम बेदखल हो जाना, यह सबसे बड़ी दुर्घटना है। और इस दुर्घटना के लिए, इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ नरेंद्र मोदी। सारे विज्ञापन। अब आप यहां से देखिए, एक छोटी सी चीज उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अभी हाल में आसाम की गवर्नमेंट ने किया ना, उसने सरकारी मदरसे और सरकारी संस्कृत स्कूल बंद कर दिए। तो संस्कृत स्कूल तो उन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी के तहत जोड़ दिए, लेकिन मदरसे उठा दिए। अब इनसे पूछो कि मदरसे में जो बच्चे, गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते थे, वो कहां जाएंगे? वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। उन्हें सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो उर्दू पढ़ते हैं। सरकार इसीलिए वो स्कूल उठा देगी। कोई बात नहीं कर रहा इस पर, कोई बात नहीं कर रहा इस बात पर कि क्यों आपने संस्कृत स्कूल, जो संस्कृत स्कूल सरकारी मदद से चल रहे थे, वो संस्कृत स्कूल आपने डिजॉल्व कर दिए। आसाम के लोगों के लिए अब ये हिंदुत्व का कारण नहीं है कि संस्कृत स्कूल तो बचे रहेंगे, वहां से खाली देखने के लिए सरकारी मदरसे और सरकारी संस्कृत स्कूल दोनों हटा दिए, लेकिन संस्कृत स्कूल तो आपने संस्कृत यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए। और मदरसे कहां जाए? मदरसे को भी आपने किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश की, क्यों नहीं की? मदरसों की शिक्षा को भी आप किसी विश्वविद्यालय से जोड़ सकते थे। क्या दिक्कत है कि चलो मदरसों की शिक्षा जो है हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले रहेगी, जामिया के हवाले रहेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मदरसे अब कैसे चलेंगे? वो अब निजी मदद से चलेंगे। राजनीति में बहुसंख्यकवाद इस तरह से धीरे 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 करके पैर पसार रहा है। ये जितने भी पॉलिटिकल एक्शन लिए जा रहे हैं, कहां लिए जा रहे हैं? नए नागरिकता कानून वाला एक्शन लिया गया, वो किस लिए लिया गया? वो भी बहुसंख्यकवाद की दृष्टि से। अब वो लैंग्वेज वाले मसले को भी उठाया जा रहा है उसी लिए। तो नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा जो विमर्श तैयार किया अपने भाषणों के जरिए और उनके अपनी कल्चर के जरिए, वो विमर्श अल्टीमेटली हिंदुस्तान के सांस्कृतिक बहुलतावाद और हिंदुस्तान का जो वैचारिक बहुलतावादी जो परिदृश्य है उसको सीधे चुनौती देता है। और नरेंद्र मोदी के भाषण जिस चीज की मांग करते हैं, जिसकी की सबसे बड़ी खपत है, वो क्या है? आखिरी बात ये कह के मैं खत्म कर रहा हूं, वो है विचारधाराहीनता। नरेंद्र मोदी का अनुयायी होने का मतलब है विचारधाराहीन होना। हम तो किसी विचारधारा को नहीं मानते। क्यों? नरेंद्र मोदी किसी की विचारधारा को नहीं मानते। अरे विचारधारा के बिना तो देश बना ही नहीं। वो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, लिबरल हैं, नेशनलिस्ट हैं, ये तमाम किस्म की विचारधाराएं हैं और रहेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण की जो विचारधारा है वो कौन सी विचारधारा है? वो नकारवादी विचारधारा है, अविवेकवाद पर टिकी हुई विचारधारा है, जिसमें तर्क के लिए और रैशनल फैकल्टी के लिए कोई जगह नहीं है।
नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, उस भाषा की ब्यूटी है कि वहां भाषा जो बनाई गई है वह रूपकों की और धर्म की भाषा है। यह ऐसी भाषा है जिसका के आर्थिक आधार पर, सामाजिक वास्तविकता के आधार पर आप परीक्षण कर ही नहीं सकते। आप कोई भी एक चीज ले लीजिए जो कि नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर की हो और उसे जाके जस्ट व्यवहार में देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो राहत पहुंचा रहे हैं उसमें घोटाला हुआ है। 12,000 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को पहुंचा दिया गया जिन लोगों ने के कोई वो एडजस्ट नहीं करते, खाते एडजस्ट नहीं, वो एडजस्ट नहीं करते, वो लोग समाज में कहीं फेक है। नरेंद्र मोदी अपनी बटन दबाते हैं तब पैसा निकलता है बैंक से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई बैंक का मैनेजर नहीं। आपकी बटन दबती है तब खाते में पैसा जाता है, आपकी बटन नहीं दबती तो खाते में पैसा नहीं जाता। कोई एक योजना, मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, धर्म की भाषा को यथार्थ में परख नहीं सकते। धर्म की भाषा को आर्थिक आधार पर परख नहीं सकते। नरेंद्र मोदी की भाषा को भी आप भारत के आर्थिक आधार के आधार पर परख नहीं सकते। जो ही आर्थिक आधार से मैच करने जाएंगे, तुलना करने जाएंगे, तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह चीज समझने की है कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषाई गेम शुरू किया है वो गेम अभी जवानी पर है। अभी इस गेम को उतरना बाकी है। वो कब उतरेगा? ये उतरेगा ये जितना यथार्थ का प्रेशर क्रिएट होगा। ये किसान आंदोलन जो है वो क्या है? वो एक यथार्थ है, वो वास्तविकता है। और नरेंद्र मोदी क्या है? फिक्शन है, वो एक रूपक कथा है। नरेंद्र मोदी वास्तविकता नहीं है हिंदुस्तान की। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक रूपक कथा है। हिंदुस्तान की वास्तविकता है जो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ी है, दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ी है। वो है किसान। लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। कैसे समझ में आएगा ये? किसानों की जमीनी हकीकत को देखकर समझ में आएगा या नरेंद्र मोदी के भाषण से समझ में आएगा जिसमें कि जमीनी हकीकत होती ही नहीं है? तो नरेंद्र मोदी की भाषण कला को, नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण को सुनते समय प्लीज सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें, उसकी अंतर्वस्तु पर ध्यान दें। उसमें जो तथ्य कहे गए हैं उन तथ्यों के जीवन के साथ में कोई संबंध है कि नहीं है, उस पर ध्यान दें। अगर विकास हुआ है तो देखो कि विकास सचमुच में हुआ है कि नहीं हुआ है। बेरोजगारी घटनी चाहिए, उद्योग धंधे खुलने चाहिए, बाजार चंगा होना चाहिए। तो ये तो कुछ नहीं हुआ। और ये सब कोरोना के पहले हो चुका है, कोरोना तो बाद में आया। तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी भाषा पैदा की है, एकदम काल्पनिक भाषा है, एकदम अधिनायकवादी भाषा है जो कि लोगों को गोलबंद तो करती है लेकिन लोगों को दिमागी तौर पर गुलाम बनाती है। उनमें मातहत भाव पैदा करती है, उनमें कट्टरता पैदा करती है। और यही कट्टरता अल्टीमेटली हम सब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कायदे से होना चाहिए था, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में भाईचारा होना चाहिए था। अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में शत्रुता हो गई है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ में हम लोग एकदम जहर उगलने लगे हैं। यानी ऐसी भाषा विकसित हुई है, एक ऐसा फॉलोअर विकसित हुआ है जो कि भाईचारे का ही शत्रु है। यानी आप जो ही नरेंद्र मोदी से डिसएग्री हुए, आप देशद्रोही घोषित हुए। और कौन घोषित कर रहा है? आपका भाई, आपका बेटा, आपका पड़ोसी, जिसके आपके साथ में लिविंग यानी जीवंत संबंध है। तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि आप आपस में ही लड़ते रहिए। तो ये नई जो फिक्शन की भाषा है, धार्मिक भाषा है, ये रूपक की भाषा, इस रूपक की भाषा ने सामाजिक टकराव को और ज्यादा बढ़ाया है। और ये
चुनौती की जगह है। इसलिए बार बार यथार्थवादी भाषा के इस्तेमाल की जरूरत है। रूपक की भाषा, इरेशनल भाषा, ऐसी भाषा जो कि तर्क को स्वीकार न करे, विवेकवाद को स्वीकार न करे, ऐसी भाषा को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी हम नए सिरे से इस पूरे के पूरे जो परिदृश्य है इसको बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल पाएंगे। नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, वो कन्विंस कर देंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे मैं कोशिश करता हूं, मुझे किसी ने कहा थोड़ी बोलने के लिए आप सब लोग सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आप सब लोग बोलिए, फेसबुक लाइव पर बोलिए, आप स्टैंड लीजिए, आप अपने तरीके से जैसे भी हो सके आप सिर्फ यथार्थ बताइए। अगर आप यथार्थ बताएंगे तो आप तय मान लीजिए नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक फिक्शन की भाषा, एक नकली भाषा, एक काल्पनिक भाषा लोगों के जेहन में और व्यवहार में उतार दी है, और हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। बोलिए, लिखिए। ये जो कट पेस्ट की लैंग्वेज है, कट पेस्ट की कल्चर है, इसमें मत जाइए, क्यों कट पेस्ट की लैंग्वेज वो गूंगों की भाषा है, वो गुलामों की भाषा है। कट पेस्ट करने से बचिए, लिखिए। जितना आप लिखेंगे, आप चाहे गांधी के दृष्टिकोण से लिखिए, चाहे आप नेहरू के दृष्टिकोण से लिखिए, लेकिन लिखिए। लिखने के अलावा और लिखकर प्रतिवाद करने के अलावा और लिखकर यथार्थ को बताने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अब जो सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उस सरकार ने यथार्थ को लिपिबद्ध करना बंद कर दिया है। उस सरकार के दबाव में मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने यथार्थ को देखना बंद कर दिया है। यह स्थिति बदलने में टाइम लगेगा, बदलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगी। ये जो किसान अब आ चुके हैं, कल मजदूर भी आएंगे, छात्र नौजवान भी आएंगे, ये तमाम समुदाय आएंगे, आंदोलन होंगे और बढ़ेंगे आंदोलन। क्योंकि नरेंद्र मोदी के भाषणों से पेट नहीं भरता। वो एंगेजमेंट तो है लेकिन पेट नहीं भरता। तो जिनके पेट खाली हैं वो लड़ेंगे। आपसे ये गुजारिश है मेरी कि आप लोग लिखिए, कट पेस्ट से बचिए। कट पेस्ट की कल्चर मोदी को मजबूत बनाती है। आप जितना लिखेंगे मोदी उतना कमजोर होंगे। आप अपने आसपास के यथार्थ के बारे में जो कुछ जानते हैं लिखिए, उसे लिपिबद्ध कीजिए, और वही आपकी ताकत है। वहीं से ये जो फिक्शनल लैंग्वेज है, जो काल्पनिक भाषा है नरेंद्र मोदी की, वो अपदस्थ होगी। आप लिखिए। फिलहाल इतना ही।